दो विषय के ऊपर मेरा कुछ मैटर क्लियर कर देना चाहिए क्या? मैनेजरियल रेम्यूनरेशन के लिए ऑलवेज याद रखना, हम लोग तो लेते हैं अदर एक्सपेंसेस में ऑन द assumption दैट इज मैनेजमेंट रिलेटेड एक्सपेंसेस, लेकिन यू हैव अ ऑप्शन टू टेक इट एज अ पार्ट ऑफ एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंसेस। अगर मैनेजिंग को, डायरेक्टर को आप आपका एम्प्लॉई मानते हैं तो एम्प्लॉय का बेनिफिट एक्सपेंसेस में भी चार्ज कर सकते हैं। अगर आपका एम्प्लॉय नहीं मानते हैं, अगर मैनेजमेंट एक्सपेंसेस मानते हैं, तो उसको आप अदर एक्सपेंसेस में चार्ज करेंगे। ठीक है, ये एक विषय बोलना चाहिए था इसलिए मैंने बोल दिया। नाउ मुझे ये बताइए, एज ऑफ टिल नाउ स्टेटमेंट ऑफ पीएल बनाने में आप लोगों का कोई प्रॉब्लम है? एनी प्रॉब्लम एज सच टिल दैट सर, डे रिलेटिंग टू स्टेटमेंट ऑफ पीएल? नो सर। अगर नहीं है तो कल रात में मैंने जो रट्टा मारा है उसको ही आज पढ़ाऊंगा। क्या रट्टा मारा था मैंने? मैंने रट्टा मारा था बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट, पहले बैलेंस शीट को एज ऑन लिखना भूल जाइए, बैलेंस शीट एज एक्ट। एक पॉइंट ऑफ टाइम में तो एज ऑन नहीं, ऊपर नहीं, उसके भीतर एज एक्ट का डेट का जो फिगर दिया हुआ है बैलेंस शीट का, तो वो मुझे, हम लोगों को करना पड़ेगा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का फॉर्मेट कहां पर दिया है? कंपनीज एक्ट 2013 शेड्यूल 3 पार्ट 1 में। वहां पर कैसे क्लासिफिकेशन और क्या किया है वो देखना पड़ेगा। यहां पर बैलेंस शीट होगा हॉराइजॉन्टल फॉर्म में, नहीं वर्टिकल फॉर्म में। तो चलिए, पहले फॉर्मेट दिखाते हैं। पहले इक्विटी एंड लायबिलिटीज, रादर मैं लिखूंगा तो इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज, उसके अंडर में नंबर 1 शेयर होल्डर्स, shareholders shareholders fund, उसके अंडर में शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। नंबर 2
नॉन करेंट लायबिलिटीज, इससे पहले एक आता है 3, नॉन करेंट लायबिलिटी में 2 आइटम आएगा, लॉन्ग टर्म लोन और क्या, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटीज, उसके भीतर ट्रेड पेबल्स, नाम, अदर करंट लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म लोन, short term loan, trade payables, other current liabilities and short term provision, that is the area। करने के बाद टोटल 1 + 2 + 3, 2 assets, क्या क्या है, नंबर 1 नॉन करेंट एसेट, नॉन करेंट एसेट उसके भीतर आएगा प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। उसके अंडर में 2 कैटेगरी, टेंजिबल एसेट, tangible assets, intangible assets। हाँ, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स और टू करेंट एसेट्स, करेंट इन्वेस्टमेंट्स और क्या है, इन्वेंटरीज और क्या है, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश
equivalent short term loans and advances, other current assets, वहां पर एक आएगा other non-current other non-current assets. कैसे समझोगे नॉन करंट एंड करंट? अगर वन अकाउंटिंग साइकिल के भीतर वो कैश में कन्वर्ट हो सकता है तो करंट, जिसका सेटलमेंट हो सकता है, कैश नेसेसरी नहीं है, वो करंट। और एक साल बाद वन ऑपरेटिंग साइकिल से ज्यादा अगर टाइम लेता है तो वो करंट। 12 मंथ को एक थ्रेशोल्ड लिमिट समझना, 12 मंथ के भीतर कुछ होता है तो उसको करंट बोलेंगे, और 12 मंथ के बाहर टाइम लगता है तो नॉन करंट। जैसे डिबेंचर इन्वेस्टमेंट अगर एक साल के लिए ज्यादा है तो नॉन करंट, इन्वेस्टमेंट अगर एक साल के लिए भीतर के लिए करते हो, बेच दोगे, तो करंट इन्वेस्टमेंट। टोटल टोटल एसेट का टोटल, ओके। नाउ ये फॉर्मेट में कुछ न्यू लगा आप में, बैलेंस शीट ऑफ दैट कंपनी एज एट, जो ईयर बोलेगा, ईयर का नंबर, ईयर 31 मार्च, कहां पर है इन फॉर्मेट, कहां पर दिया है इन शेड्यूल 3 पार्ट 1 अंडर कंपनीज एक्ट। बोलिए, एनी जगह कुछ अनकॉमन लगा तो उसका क्लैरिफिकेशन मैं दे दूंगा, बोलिए। इज इट नॉट ऑडिबल? यस सर। हाँ सर शॉर्ट टर्म प्रोविजन बताइए तो। शॉर्ट टर्म प्रोविजन क्या बोलूंगा? इसमें आइटम का एक दो तीन एग्जांपल दीजिए ना सर। मैंने तो अभी तक कोई आइटम का एग्जांपल ही नहीं दिया, मैंने सिर्फ फॉर्मेट लिखा, उसमें कोई प्रॉब्लम? एक जगह चेंज आपको लग सकता है, आप लोग क्या फिक्स एसेट बोल के लिखते हैं? बैलेंस शीट में क्या फिक्स एसेट बोल के टेंजिबल इंटेंजिबल करते हैं ना, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट? तो फिक्स ना, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट लिखना। और ये भी इस ईयर के लिए लास्ट है, नेक्स्ट ईयर में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के अंडर में टेंजिबल, और इंटेंजिबल के लिए नंबर बी होगा इंटेंजिबल एसेट्स। सिर्फ इस साल तक टेंजिबल एसेट चलेगा, नेक्स्ट ईयर से वो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट तो सेम ही रहेगा, टेंजिबल एसेट, ठीक उसके बाद लिखोगे बी इंटेंजिबल एसेट। मतलब अभी क्या करते हो, इंटेंजिबल एसेट प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के भीतर लिखते हो, नेक्स्ट ईयर से वो इंटेंजिबल प्रॉपर्टी प्लांट के इक्विपमेंट के भीतर नहीं लिखोगे, उसके लिए अलग होगा। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, डन। अब इंडिविजुअल आइटम में आते हैं। शेयर कैपिटल कैसे डिस्क्लोज होगा? पहले ऑथोराइज लिखेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल, देन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। कितना प्रेफरेंस शेयर्स, कितना इक्विटी शेयर्स और कितना ईच। सर अगर कुछ नहीं बोलता है तो क्वेश्चन मार्क, लेकिन लिखना इशूड सब्सक्राइब एंड पेड कैपिटल, वहां पर एक आइटम ऑलवेज मेंशन रखना चाहिए, शेयर्स इशूड अदर देन कैश
लाइक बोनस शेयर्स, लाइक आपने कोई एसेट परचेस किया है विथ इश्यू ऑफ शेयर्स, वो आप अलग से यहां पर मेंशन करेंगे। लेस कॉल्स इन एरियर, जितना शेयर का पैसा नहीं मिला वो माइनस हो जाएगा, जितना अमाउंट। रिजर्व सरप्लस में कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम, लेस प्रीमियम जितना यूटिलाइज किया है, डेवलपमेंट ड्रिवेड रिजर्व, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, एड अमाउंट ट्रांसफर टू डिबेंचर रिडेम्पशन फंड, सिंकिंग फंड फॉर डिबेंचर। एक चीज हो जाएगा सर, कराएंगे तो ठीक है, सिंकिंग फंड आता है तो ठीक है। एट कंट्रीब्यूशन एंड इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स, वहां पर क्रेडिट होगा। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग मतलब सर कुछ दिन के भीतर ही कराएंगे। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन मतलब शेयर, कंपनी कभी कभी उसका शेयर होल्डर को क्या देता है, शेयर्स देता है, तो ये शेयर्स एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग में ही जाएगा। जनरल रिजर्व, लेस ट्रांसफर फॉर बोनस इशू, transfer for redemption of premium, transfer for buyback, add transfer from statement of PL by PL account. Statement of PL, opening balance at profit of the current year, over or under provision of tax। अब तो हम लोग वहां पर लिखते हैं, मैंने बोला था इसका दो ऑप्शन होता है इसलिए मैंने दो जगह ही लिखा है, लेस अंडर प्रोविजन ऑफ टैक्स, ये दोनों का ही जरूरत नहीं है। Now let's transfer to general reserve, let's transfer to debenture redemption reserve, interim dividend, proposed equity and preference dividend, corporate dividend tax liability। ये proposed dividend और नहीं आएगा, corporate dividend tax provision नहीं आएगा, ये भी हट चुका है। इफ दिया हुआ है तब यहां से लेस करना है, corporate dividend tax पेड। नॉर्मली ये नहीं होना चाहिए बिकॉज आप कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स उठ चुका है, विथड्रॉन हो चुका है, लेकिन तब भी देता है तो वो लेस करना। लेकिन प्रोपोज डिविडेंड प्रॉब्लम में क्वेश्चन में रहेगा भी तो इग्नोर करना पड़ेगा। नेक्स्ट, नॉन करेंट लायबिलिटी। नॉन करेंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म लोन, बैंक लोन, डायरेक्टर का लोन, एनी लोन जो लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए दिया है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का लोन, ये सब लॉन्ग टर्म लोन में जाएगा। लॉन्ग टर्म प्रोविजन, प्रोविजन फॉर एसेट रिप्लेसमेंट, प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, ये सब लॉन्ग टर्म प्रोविजन है, बहुत दिन के लिए प्रोविजन बनाते हो इसलिए। करेंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, अगर बोरो करते हो, बैंक कैश क्रेडिट, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये सब। एडवांस फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से अगर कुछ एडवांस लेते हो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग में जाएगा। आई थिंक मैंने शॉर्ट टर्म बोरोइंग लिखा था ना, लोन्स एंड एडवांसेस लिखा था, देखो तो शॉर्ट टर्म लोन्स व बोरोइंग्स। हाँ, ट्रेड पेबल में दो आइटम जाएगा, सन्ड्री क्रेडिटर्स फॉर गुड्स। यहां पर लिखने के लिए आपको लिखना पड़ेगा ट्रेड पेबल्स ड्यू टू स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। এক সেকেন্ড, ক্লাসে আছি, জাস্ট ফোন করছি একটু পরে। তানভীরের হ্যাঁ
MEAC, माइक्रो एंटरप्राइज एंड स्मॉल एंटरप्राइज, माइक्रो एंटरप्राइज एंड स्मॉल एंटरप्राइज। कॉन्टैक्ट्स तनवीर, due to micro and small enterprise, others, इस वे से क्लासिफाई करना पड़ेगा। ओके, माइक्रो एंड माइक्रो एंटरप्राइज एंड स्मॉल एंटरप्राइज के लिए MEAC उसकी के पास कितना ड्यू है, और अदर बिल्स पेबल, अदर करंट लायबिलिटी में क्या क्या आएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन डिवेंचर और लोन, इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू, अनपेड डिविडेंड, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स पेबल, आउटस्टैंडिंग मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, इनकम टैक्स लायबिलिटी। इनकम टैक्स लायबिलिटी, পড়ে কেন বুঝতে পারি না, কে এদের ক্লাস করতে বলে ভগবান জানে। হয়ে গেছে, পাঠ চুরে যায়, পণ্ডিত যাদের আছে তাদের কাছে পড়, তারা পড়াবে এগুলো, কোনো ক্লাসই করিস না এরা। अदर करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में क्या क्या आता है, प्रोविजन फॉर इक्विटी डिविडेंड, प्रेफरेंशियल डिविडेंड दोनों ही नहीं आएगा, प्रोविजन फॉर कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स ऑन फाइनल डिविडेंड नहीं आएगा, ये सिर्फ दो आएगा, और एनी अदर प्रोविजन रिपेयर करते हो। बाय द वे प्रोविजन फॉर बैड डेट नहीं आएगा। सर आपने डिविडेंड क्यों काट दिया, जब डिविडेंड का नोट्स लिखाऊंगा तब मैं बोलूंगा, अभी नहीं। बोलिए, यहां तक कोई डाउट? आज के डेट में कोई प्रपोज डिविडेंड नहीं आ सकता, कोई प्रपोज डिविडेंड नहीं। अच्छा, अनपेड डिविडेंड भी लिखना पड़ेगा। हाँ, अनपेड डिविडेंड, अनपेड डिविडेंड मतलब नॉट प्रपोज्ड डिविडेंड दिया, मुझे बोलना पड़ेगा अनपेड डिविडेंड क्या है। अनपेड डिविडेंड होपफुली आप लोगों को बोलना नहीं पड़ेगा, ऑडिट में मैंने कराया था, व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर ऑफ अनपेड डिविडेंड। चलिए बोलिए, लायबिलिटी तक कोई सवाल? मैंने पहले फॉर्मेट बताया, उसके बाद उसके भीतर में क्या क्या आता है सब कुछ बताया। एनी आइटम के ऊपर डाउट है तो आप लोग बोलिए, बोलिए बेटा। बोलो, एनी आइडिया, एनी डाउट? अभिषेक, तुम्हारा जो क्वेश्चन था वो क्लियर हुआ? जी सर। ओके, एनी अदर डाउट इन योर माइंड जो जिसके ऊपर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए? नो सर। ओके, साहेब तुमको कुछ पूछना है? इसे रीवैल्यूएशन रिजर्व क्या होता है? अच्छा, आपने, आपके पास एसेट था, आपने एसेट को रिवैल्यू किया, तो वो रिवैल्यू करने के बाद जो रिजर्व क्रिएट होता है, मतलब लैंड को रिवैल्यू किया बाय टू रिवैल्यूएशन रिजर्व आया, तो आप क्या लिखेंगे, लैंड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व। वो आपका वन ऑफ टाइप ऑफ कैपिटल रिजर्व ही है। कैपिटल रिजर्व भी लिख देता हूं। और एनी आइटम? बोनस शेयर तो आप कर चुके हैं, तो बोनस शेयर का करने के बाद और आप लोग प्रेजेंटेशन कैसे होगा वो मैं दिखाऊंगा बैलेंस शीट में। नाउ नॉन करेंट लायबिलिटी, करेंट लायबिलिटी के बाद
नॉन करंट एसेट्स, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में ए टेंजिबल, टेंजिबल मतलब लैंड एट कॉस्ट और ऑल अदर देन लैंड, बिल्डिंग प्लांट फर्नीचर एट कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन। इंटेंजिबल फिक्स एसेट के लिए गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट लेस अमोर्टाइजेशन। एक चीज आप लोगों ने गौर किया है, टेंजिबल एसेट के लिए आप एट कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन किए, मतलब ये मेथड आपने डब्ल्यूडीवी मेथड, प्रोविजन मेथड आपने किया है, और लेकिन इंटेंजिबल के लिए आपने क्या करते हैं, नॉट प्रोविजन मेथड, आप एसेट को डब्ल्यूडीवी में मेंटेन करते हैं, इसलिए गुडविल लेस अमोर्टाइजेशन। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, आपका दूसरे जगह में जहां जहां पर इन्वेस्टमेंट है कुछ नहीं बोला जाता है तो ऑलवेज याद रखना इन्वेस्टमेंट इज अ करंट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस, आप अगर किसी को लोन्स एंड एडवांसेस देते हैं फॉर मोर देन 1 ईयर तो वो भी आएगा। अदर नॉन करंट एसेट्स, सिक्योरिटी डिपॉजिट इन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, सिक्योरिटी डिपॉजिट इन द टेलीफोन एक्सचेंज, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, अगर अमोर्टाइज 1 साल से ज्यादा टाइम लगता है, डिस्काउंट ऑन डिवेंचर, सिर्फ एक चीज चेंज हो गया है उसको इग्नोर करना पड़ेगा। सर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रहेगा तो क्या करूंगा, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को मस्ट बी रिटर्न ऑफ करना पड़ेगा, किसी भी हाल में आप उसको बैलेंस शीट में शो नहीं कर सकेंगे, ना करके रखा है, नेवर। करंट एसेट, current investment held for the trading and marked as a current investment। current investment क्या है, held for trading and marked as current investment, मतलब जो ट्रेडिंग पर्पस के लिए होल्ड करके रखते हैं। इन्वेंट्रीज, स्टॉक इन ट्रेड, फिनिश गुड्स, रॉ मटेरियल, WIP, स्टॉक इन ट्रांजिट, कंज्यूमेबल्स, लूज टूल्स, ये सब आएगा। ट्रेड रिसीवेबल्स, डेटर्स, डेटर्स ड्यूज फॉर मोर देन 6 मंथ एंड अदर, दो कैटेगरी में आपको बांटना पड़ेगा। आप देखिएगा बहुत सारा जगह में डेटर्स फॉर मोर देन 6 मंथ आइडेंटिफाई किया है, बिकॉज आपको उसी तरीके से प्रेजेंट करना पड़ेगा। डेटर्स फॉर मोर देन 6 मंथ, अदर्स, लेस प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर बैड डेट से वहां से लेस, और बिल रिसीवेबल, मतलब ट्रेड रिसीवेबल में दो आइटम ही आएगा, डेटर्स एंड बिल रिसीवेबल। करंट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, cash in hand, cash at bank, short term loans, advances, prepaid expenses, advance to supplier, advance to staff, advance for income tax। other current asset, discount on issue, loss on issue। सर ये तो बार आप फिर से क्यों लिखे, अगर 1 साल के भीतर राइट ऑफ करना है तो अदर करंट एसेट के पार्ट, अगर 1 साल से ज्यादा टाइम लेता है तो नॉन करंट पार्ट। तो ये था लायबिलिटी। बोलिए एसेट्स, एनी डाउट तो क्लियर कीजिए। यहां तक कोई डाउट है तो क्लियर कीजिए। सर बोलो। हेलो, हाँ बोलो। करंट इन्वेस्टमेंट सर। इज इट ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? यस क्या बोल रहा है एक बार बोलिए मुझे। सर वो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट बोलता है, क्या क्या नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के बारे में वो बोलता क्या है। बोल रहा है? इन्वेस्टमेंट सर, करंट, वो करंट इन्वेस्टमेंट पूछ रहा सर, करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट में क्या पूछ रहा है? वो तो खुद नहीं बोल रहा ना सर, सिर्फ बोल रहा करंट इन्वेस्टमेंट। ओके, मैं अज्यूम करके सोच सकता हूं ये करंट किसको बोलते हैं। अगर इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग पर्पस के लिए 12 महीना के लिए होल्ड करते हो, मतलब ट्रेडिंग पर्पस, तो करंट आएगा। सर कुछ नहीं बोला है तो ऑलवेज नॉन ट्रेडिंग। और कुछ?
एनी अदर आइटम? सर एसोसिएट कंपनी के बारे में थोड़ा बताइए ना। जिस आप सब्सिडियरी और एसोसिएट के बारे में बता देता हूं। आप दूसरे कंपनी का शेयर्स, आई थिंक मैंने बताया था, अगर 50% से ऊपर शेयर होल्ड करते हो तो वो हो जाता है आपका सब्सिडियरी कंपनी, लेकिन अगर 20% से ऊपर शेयर होल्ड करते हो वो हो जाता है आपका एसोसिएट कंपनी। एसोसिएट कंपनी सर। तो वहां पर अगर इन्वेस्ट करते हो तो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए है। और कुछ? नो सर। तो मैं कोशिश करूंगा एक एक आइटम के ऊपर कुछ करने का, तो देखते हैं क्या होता है। इलस्ट्रेशन 1, X Limited as the following balances. Show the presentation in the balance sheet. Equity shares of rupees 10 each, 10 lakhs. 12% preference shares, rupees 100 each. पाँच लाख। Calls in arrear 10,000 shares of rupees 4 each. Adjustment during the year company issued 2 lakh 20,000 equity shares of rupees 10 each, fully paid. Fully paid. Fully paid as bonus shares. $1,000 preference shares issued for purchase of land.
prefer company has authorized capital rupees 40 lakhs. Divided as follows. Equity share capital rupees 30 lakh and pref share capital rupees 10 lakhs. Okay. Solution. Balance sheet of X Limited as at 31/3/2021. जितना जरूरत है उतना ही लिखूंगा. Equity and liability shareholder fund. Note. Share capital. Share capital. इसके अंडर में फर्स्ट आएगा ऑथोराइज्ड कैपिटल. क्या बोला है ऑथोराइज्ड कैपिटल? इक्विटी शेयर कैपिटल. आप लोग जानते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल रुपीज 10 each. तो 3 lakh इक्विटी शेयर्स of rupees 10 each, 30 lakhs, 10,000 preference shares, 12% preference shares of rupees 10 each.
10 lakhs. कितना ऑथोराइज कैपिटल? 40 lakhs. ये था ऑथोराइज्ड. Issued, subscribed and paid up. Issued, subscribed and paid up. $3 लाख क्या होगा? कितना इक्विटी शेयर इशू हुआ है? देखिए, इक्विटी शेयर इशू हुआ है 10 लाख. मतलब मैं बोल सकता हूं 1 लाख. अच्छी तरह से ये पॉइंट देखिए, इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each, fully called up. कितना? $10 lakhs. Less calls in arrear. कितना calls in arrear? चलो खोजो. 10,000 rupees for each. 4 each मतलब 40,000. क्या लिखोगे? 10,000 shares, ₹10 each. अच्छा, उसके पहले कुछ लिखना पड़ेगा. कितना बोनस शेयर इशू किया था? मैंने बोला था सेपरेटली प्रेजेंटेशन लगेगा. 20,000, ऑफ विच 20,000 इक्विटी शेयर्स आर issued as bonus shares without cash consideration. मतलब ये सेपरेटली तुमको लिखना ही पड़ेगा. Of which 20,000 equity shares issued as a bonus shares without cash consideration. ये स्पेसिफिकली तुमको मेंशन करना ही पड़ेगा. लेस, उसका कोई इंप्लीकेशन नहीं है, लेकिन नहीं लिखोगे तो नंबर काट लेगा. लेस calls in arrear. Calls in arrear कितना? 10,000 into 10 ना 4 Sir, of 4. rupees 10 each, of rupees 4 each, 40,000. कितना होगा? इक्विटी शेयर 9,60,000. Then 12% preference shares of ₹100 each. कितना? I think 5 lakh. I think बोलो ना सर. हाँ 5 लाख, जिसमें प्रेफरेंस शेयर इशू किया था फॉर लैंड के लिए 1,000. 5 लाख. तो यहां पर तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो डायरेक्टली काट के आउटर में दे देते हैं.
सिर्फ ब्रैकेट में क्या लिखना पड़ेगा, ऑफ विच प्रेफरेंस शेयर्स आर issued for purchase of land without cash consideration. Okay? लिखना होगा। यस, काट देगा, स्ट्रेट वे में काट देगा। ये डिस्क्लोज अगर नहीं किया है तो स्ट्रेट वे में काट देगा, वो समझेगा तुमको पता ही नहीं है कैसे करना है। मस्ट मस्ट मस्ट। चलियो जी, कितना हुआ सर? टोटल हो गया 14,60,000. So that is issued and ultimately figure जाएगा 14,60,000. नोट्स कितना है? नोट कितना? 1. रिजर्व सरप्लस का तो कुछ नहीं दिया है, तो मैं रिजर्व सरप्लस को इग्नोर कर रहा हूं, बट ठीक है, डैश देके रखो, जब दिखाऊंगा तब दिखाऊंगा। क्लियर और नॉट? मैंने सिर्फ फाइनल अकाउंट का बैलेंस शीट दिखाया आपको एंड शेयर कैपिटल का प्रेजेंटेशन दिखाया, जहां पर कॉल्सिनेरियर, बोनस, नॉन कैश इश्यू, प्रेफरेंस शेयर्स, ऑथोराइज कैपिटल सब मैंने कवर कर लिया। बोलिए, कोई प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? Sir, मैंने लास्ट दिखे देखा ना। 100 बार। सर ऑथराइज कैपिटल फिर से बताइए ना। ऑथोराइज कैपिटल कंपनी का कितना ऑथोराइज किया हुआ है, मतलब आप लोगों को याद है कुणाल सर आप लोगों को सिखाया था ऑथोराइज कैपिटल मेमोरेंडम, तो वहां पर आपको रजिस्टर ऑफ कंपनी आरओसी के पास कितना ऑथोराइज कैपिटल आप अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए बोलना पड़ेगा, इतना आप ऑथोराइज मतलब इतना कैपिटल आप ले सकते हैं, तो वो आपको दिखाना पड़ेगा जी, इतना मेरा ऑथोराइज कैपिटल है। बोलिए, एनी डाउट? No sir, বুঝতে পেরেছি। বুঝতে পেরেছো তো? সবকটা যতগুলো আইটেম দেখেছো আমি সবকটা চেষ্টা করব তোমাদের করানোর জন্য, তোমরা দেখবে হাতে পুরো সেট হয়ে যাবে একদম। আর এই কদিন টাইমে আমি যতক্ষণ ব্যালেন্স শিট করব তোমাদের আমি যে পিএলটা করিয়েছি প্রত্যেকদিন পিএল এরটা একবার দেখবে, কারণ ওটা তোমাদের 20 থেকে 25-30 নম্বরের আসবে ফাইনাল অ্যাকাউন্ট, হয়তো ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট তোমাদের বেলায়, সবসময় এটা কম্পালসারি। আর এইটার উপর বেস করে তোমার নেক্সট ইয়ারের আমি করাবো সেটা হোল্ডিং কোম্পানি, সেটা লাগবে।